हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़। आपको अपने एटलिस्ट पे मार्क करनी है इंपॉर्टेंट लोकेशंस ताकि आप उनको एक ही बार में रिवाइज कर पाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन, पहले कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। आज मैं आपसे कुछ बेसिक से क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। आप मुझे बताइए, विच वाटर बॉडी लाइज अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ तंजानिया? इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन सी, अटलांटिक ओशन या रेड सी? काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, हमने पिछले हफ्ते भी तंजानिया के बारे में पढ़ा था, उसके पिछले हफ्ते भी पढ़ा था। तो तंजानिया के आसपास कौन सी वाटर बॉडी है? इंडियन ओशन, मेडिटेरेनियन ओशन, अटलांटिक ओशन या फिर रेड सी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज अर्जेंटीना लोकेटेड? इट्स इन सदर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, इट्स इन वेस्ट अमेरिका, एट नियर अफ्रीका, इज अ सिंगल लैंड स्लाइड। कहाँ पर है भाई? वेस्ट, साउथ, नॉर्थ? बहुत सिंपल सी बात है। आई होप आपको क्वेश्चन पता होंगे कि कौन से हिस्से का पार्ट है ये। आज इसके बारे में डिटेल से भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिस्कशन, जो सबसे पहले होने वाली है सरांडी स्ट्रीम के बारे में। सरांडी स्ट्रीम असल में एक स्ट्रीम, एक नदी की ट्रिब्यूटरी छोटी सी वाटर की स्ट्रीम है जो अर्जेंटीना में बहती है। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस एयर्स, जो आपको पता होनी चाहिए, इनकी कैपिटल है। अर्जेंटीना असल में साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। और यहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से एक वाटर स्ट्रीम थी सरांडी, ये पूरी तरह से रेड हो गई, लग रहा है जैसे खून बह रहा हो। तो ये असल में एक जो एस्चुरी बनती है वहाँ पर अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच में बहती है। ये तो सरांडी स्ट्रीम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये न्यूज़ में आई अर्जेंटीना में हो रही डंपिंग की वजह से। अर्जेंटीना इसलिए भी न्यूज़ में है क्योंकि उसने ग्लोबल बॉडी से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। इससे पहले अर्जेंटीना को ब्रिक्स का इन्विटेशन मिला था, तो उन्होंने कहा था कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह ये एक और ग्लोबल बॉडी से इन्होंने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सी बॉडी है जो इन्होंने जहाँ से इन्होंने अपना अपना विड्रॉ कर लिया है? तो उसका नाम क्या बताइए? WHO। तो इन्होंने कहा WHO से भी अपना आपको विड्रॉ कर लेंगे। तो न्यूज़ पहले आई है सरांडी स्ट्रीम के बारे में, जो स्ट्रीम अचानक से रेड हो गई क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा केमिकल डंपिंग हुआ इंडस्ट्रियल वेस्ट का। ये ऑलमोस्ट, इसे एनिलीन कहते हैं, इसकी वजह से ऐसा होता है। ये देखिए इस तरह से रेड हो गई पूरी की पूरी ये वाटर स्ट्रीम। तो सोचिए ऐसा लगे जैसे खून बह रहा है, लेकिन ये एनिलीन की वजह से है, जो केमिकल है जो इंडस्ट्री से यहाँ पर रिवर्स में छोड़ा जाता था, इसकी वजह से ऐसा हाल हो गया रिवर्स का। तो हम सब तो परेशान है ही नदियों से, में हो रहे प्रदूषण से। नदियों से कोई क्यों ही परेशान होगा? वो हमें दिखा रहा है कि कैसे ग्लोबली दिक्कतें और बढ़ती जा रही हैं। अब देखिए जरा अर्जेंटीना की लोकेशन। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, यहाँ पर लोकेटेड है। हाल में इन्होंने अपने आप को बोला कि हम WHO से भी बाहर जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमको ब्रिक्स भी ज्वाइन नहीं करना। तो ये थोड़ा सा इन 2-3 कारणों से थोड़ी सी न्यूज़ में रही है। तो अर्जेंटीना की लोकेशन, और अर्जेंटीना के पास एक आइलैंड था जिनका इनको लेकर यूके के साथ एक बार युद्ध भी हुआ था, विच वॉज फॉकलैंड आइलैंड। तो अगर आपसे पूछा जाए फॉकलैंड आइलैंड कहाँ है, तो अटलांटिक ओशन में अर्जेंटीना के साइड में यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड है, जो यूके की टेरिटरी रही है। इसके ऊपर बहुत बड़ा युद्ध इन्होंने यूके के साथ एक बार किया था। तो अर्जेंटीना और ब्रिटेन एक बार जंग लड़ चुके हैं, तो वो फॉकलैंड आइलैंड के ऊपर हुआ था। फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है ये आपको पता लग गया। अब अगर हम साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ को देखें तो ब्राज़ील तो आपको याद रहेगा, अर्जेंटीना याद रहेगा। इनके बीच में दो और छोटे छोटे फुटबॉलिंग कंट्रीज़ हैं, एक पैराग्वे और उरुग्वे। तो इनमें उरुग्वे को अगर आप देखो तो ये एक ऐसी जगह है जिसका ओशन के साथ बाउंड्री शेयर होता है, लेकिन पैराग्वे और बोलिविया ये लैंडलॉक कंट्रीज हैं। अगर हम पूरे साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट में देखें तो आपको 2 ही लैंडलॉक कंट्री दिखेंगी, एक है बोलिविया और दूसरी है पैराग्वे। तो इसको याद रखना आसान है। अगर हम साउथ अमेरिका को पूरी तरह से देखें तो ऊपर आपको इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गयाना, सुरिनाम, फ्रेंच गयाना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पैराग्वे, बोलिविया, पेरू, चिले और अर्जेंटीना देखने को मिलती है। यहाँ पर 2 मेजर ट्रेड ग्रुप्स हैं, एक है मर्कोसुर और दूसरा है पैसिफिक अलायंस। अगर आप कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं तो मुझे बताइए कि मर्कोसुर में कौन सी कंट्रीज़ हैं? असल में इसके अंदर 5 कंट्रीज़ थी, पर अभी इसके अंदर केवल 4 देश रह गए हैं। 5वें को सस्पेंड कर दिया। जो 5 कंट्रीज़ थी वो थी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, वेनेजुला, पैराग्वे, उरुग्वे। अभी इसमें से वेनेजुला को सस्पेंड कर रखा है। तो ये 4 ही कंट्रीज़ हैं जिनका एक तरह का ये एक रीजनल ग्रुप है, जैसे EU के अंदर होती है या आसियान के अंदर होती है। तो इसके अंदर 4 देश हैं, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और उरुग्वे। तो आपसे पूछा जाए कि पैसिफिक अलायंस किस कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ के बीच में है, तो वो साउथ अमेरिका की है। मर्कोसुर किस देश की कंट्रीज़ के बीच में, तो वो भी साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ के बीच में है। इसके ऊपर हम एक डिटेल से वीडियो लेके आएंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर प्रीलिम से पहले, ताकि आप सबको एक साथ रिवाइज कर पाओ। पर आपको इतना पता होना चाहिए, अगर आप बात हो रही है पैसिफिक अलायंस की, बात हो रही है मर्कोसुर की, तो वो कहाँ लोकेटेड है, साउथ अमेरिका की कौन सी कंट्रीज़ हैं, फॉकलैंड आइलैंड कहाँ पर है, ताकि आप क्लियर रहे कम से कम जो लोकेशन है उसको लेकर। अब अर्जेंटीना ने ये भी कहा कि विड्रॉ से वो WHO से विड्रॉ करने वाले हैं, क्योंकि इनकी एजेंसी की जो पॉलिसीज हैं इनको डिसएग्रीमेंट ढेर सारी है। पहले अमेरिका ने बोला कि वो निकलने वाले हैं, अब ये निकलने वाले हैं।
ये कहा जा रहा है कि खासतौर पे हेल्थ मैनेजमेंट को लेकर कोविड के टाइम में जो पॉलिसीज इख्तियार की गई, उसमें जब अर्जेंटीना ने पैसे भी दिए इनको, लेकिन उसके बावजूद जो ये पॉलिसीज चाहते थे, इनके तरीके की पॉलिसीज वहाँ अपनाई नहीं गई। अब एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि अर्जेंटीना एक ऐसी कंट्री है जो उतनी ज़्यादा अमीर नहीं है, इकोनॉमी उनकी बहुत बड़ी साइज़ की नहीं है। अगर आप फ्रांस, जर्मनी, इंडिया या चाइना से कंपेयर करें तो कंट्रीब्यूशन भी उतना नहीं है इनका, इसलिए इनका प्रभाव ज़्यादा डब्ल्यूएचओ पे नहीं पड़ेगा। पर यूएसए का निकलना एक बहुत ज़्यादा हार्मफुल इम्पैक्ट डब्ल्यूएचओ और उसकी वर्किंग पे दुनिया भर में डाल सकता है। अब अर्जेंटीना एक और वजह के साथ न्यूज़ में था कि इंडिया और कई देश अर्जेंटीना को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल है, एबीसी ट्राइंगल। एबीसी ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले ट्राइंगल, जहाँ पे लिथियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो यहाँ पर एक लिथियम ट्राइंगल है जिसको लेकर इंडिया ने एग्रीमेंट भी की है अर्जेंटीना के साथ, जहाँ दुनिया का वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ लिथियम मिलता है, जिसे वाइट गोल्ड भी कहते हैं। जो आपके आज की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हो गए, जो आपकी जो मशीन्स हो गई, कंप्यूटर्स हो गए, चिपसेट्स हो गए, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। खासतौर पर बैटरीज में इस्तेमाल होता है लिथियम आयन का। लिथियम आयन बैटरीज नाम सुना ही होगा आपने। तो लिथियम का बहुत बड़ा सोर्स यहाँ है, जिसे पर कहते हैं वाइट गोल्ड, और उसका ट्राइंगल कहीं है तो वो साउथ अमेरिका में। इसलिए अर्जेंटीना के साथ भारत भी एग्रीमेंट्स कर रहा है काफ़ी मात्रा में। तो अर्जेंटीना की लोकेशन कहाँ पर है, ये एबीसी ट्राइंगल कहाँ पर है, वो क्या मिलता है? लिथियम मिलता है, कोबाल्ट मिलता है, जिंक मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है, तो वो पता होना चाहिए लिथियम ट्राइंगल कहीं पर है तो साउथ अमेरिका में, अर्जेंटीना, बोलिविया और चिले के बीच में है, एबीसी से कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक पे आते हैं। ये बात कर रहा है स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल की। स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल को लेकर एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है, जहां वो कह रहे हैं कि इसको वो इंडिया में अब बिल्ड करेंगे। इससे पहले देखो, जो भी ऐसे एग्रीमेंट होता है जहां पर किसी एक देश की प्रोड्यूस की हुई चीज़ कोई दूसरा देश बनाता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अमेरिका की है, इंडिया में प्रोड्यूस होगा। तो पहली बार स्ट्राइकर है क्या? तो ये देखिए, स्ट्राइकर असल में कॉम्बैट व्हीकल है, जिसका इस्तेमाल लद्दाख या ऐसे रीजन्स में किया जा सकता है जो काफ़ी डिफिकल्ट टेरेन है। वहाँ ऐसे जो ऐसे व्हीकल्स हैं, काफ़ी इजीली लड़ाई करने में, जंग में सहायता कर सकते हैं। इसलिए स्ट्राइकर की बात वहाँ की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये वहाँ प्ले कर सकता है। स्ट्राइकर की खास बात यह है कि ये एक कॉम्बैट व्हीकल है, एक तरह का टैंक आप कह सकते हैं, जो कि कनाडा की लैब फैमिली से बिलोंग करता है। पर देखो, पॉइंट की बात है कि स्ट्राइकर इन्फेंट्री व्हीकल कहाँ से जुड़ी हुई है? यूएसए से। यूएसए कहाँ है बताइए भाई? नॉर्थ अमेरिका में। स्ट्राइकर को लेकर जो इंडिया में प्रोडक्शन इसका स्टार्ट होगा, इससे पहले आपने ब्रह्मोस का नाम सुना होगा। तो क्या ब्रह्मोस की सारी टेक्नोलॉजी इंडिया ने डेवलप की है? नहीं। पर ब्रह्मोस इंडिया में प्रोड्यूस होता है बाय अ लाइसेंसिंग एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड रशिया। भारत और रशिया के बीच में एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, उसी के कारण इंडिया में ब्रह्मोस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ऐसा एक एग्रीमेंट अब यूएसए के साथ हो पाएगा, जिसके तहत स्ट्राइकर का को प्रोडक्शन इंडिया में हो पाएगा। तो जो लद्दाख जैसी सिचुएशन है, वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम चाइना से आने वाली जो चैलेंज है उससे लड़ने की क्षमता रख सकते हैं। तो लॉकहीड मार्टिन जो F-16, F-22 भी बनाते हैं, वो भी इनके प्रोड्यूसर्स में से एक है। तो भारत के साथ अब हो सकता है इसके ऊपर एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हो पाए। अब मैं आपसे पूछूं अमेरिका कहाँ है, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर लोकेटेड है। पर ये जो लेक्स देख रहे हैं आप, ग्रेट लेक्स, इन ग्रेट लेक्स का नाम क्या है? कोई बताएगा मुझे? मिशिगन, ईरी और कौन कौन सी लेक्स यहाँ पर है? क्या आपके एटलस में आपने इसको आइडेंटिफाई किया है? ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआर में तो नहीं। तो प्लीज़ उसको पॉइंट आउट करिए कि उन लेक्स का नाम क्या है, जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप लिख लेंगे। अगले टॉपिक पे आते हैं, म्यांमार। म्यांमार से रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे हैं, खासतौर पे मणिपुर में, जहाँ काफ़ी रिफ्यूजीज देखे गए। अब पहला सवाल ये है कि म्यांमार है कहाँ पर? तो म्यांमार आपको पता ही है, म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है, जिसके साथ इंडिया का बॉर्डर भी लगता है अराउंड 1600 किलोमीटर के आसपास। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री हम उनके साथ शेयर करते हैं। पहली चीज़, म्यांमार के साथ इंडिया के कौन से राज्यों की बाउंड्रीज लगती है? तो अगर आप म्यांमार को देखें तो वहाँ कौन कौन सी कंट्रीज है जिनके साथ हमारी बाउंड्री टच होगी? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। और ख़ास तौर पे जो मुद्दा अभी उठ रहा है वो है मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो रिफ्यूजीज़ हैं वहाँ पर एंटर कर रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो चुका है। तो इन 4 देशों के साथ म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है। और यहाँ पर पहले हमारे साथ क्या था? एक फ्री मूवमेंट रिजीम था, यानी 16 किलोमीटर तक अब भारत म्यांमार की सीमा में जो यहाँ पर आसपास लोग रहते हैं वो 16 किलोमीटर जा सकते थे बिना वीज़ा के, क्योंकि लोकल लोग हैं तो वहाँ हाट लगते हैं, लोग अगर आना जाना चाहे तो आ जा सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि जब विवाद म्यांमार में बढ़ा है, एक पूरी सिविल वॉर वहाँ छिड़ गई है, उसकी वजह से कई लोग वहाँ से भागकर इंडिया में एंटर कर रहे हैं। तो भारतीय सरकार ने फिर एक फैसला लिया कि ये FMR रिजीम को हम रोक देते हैं और इस बॉर्डर को थोड़ा भी बंद करते हैं, ताकि इजीली एंट्री बाहर से ना हो पाए, क्योंकि रिफ्यूजी और सिक्योरिटी थ्रेट लगातार बनता रह सकता है। अब म्यांमार में इंपॉर्टेंट जगह कई सारी हैं, कई चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं, ज़रा उसको देख लेते हैं। म्यांमार को अगर आप देखें तो म्यांमार एक देश है जहाँ पे ये जो इलाका है ना, ये वाला रेड वाला, ये जो उनका प्रोविंस है, ये जो इलाका, इसे कहते हैं रखाइन। अब ये रखाइन का नाम ध्यान से सुनिए। रखाइन बहुत समय से न्यूज़ में है। रखाइन क्यों न्यूज़ में है? रखाइन में ही सितवे पोर्ट है।
सितवे वो पोर्ट है जहां भारत बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि भारत ने एक कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट बनाया है। कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट ऐसा है कि भारत से आप पहले आप कलकत्ता से समुद्र के रास्ते आप यहाँ एंटर करेंगे सितवे पोर्ट से, या फिर यहाँ से रोड के थ्रू अपने इलाके में एंटर करेंगे। कौन सा इलाका? मिजोरम में। तो वो जो आपने एक रूट डेवलप किया है जिसके तहत आप यहाँ से ऐसे आकर और ये ऊपर जाएंगे, दिस इज कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट इसे इसलिए कहते हैं कि कैसे कलकत्ता से आप पहले समुद्र के रास्ते म्यांमार के सितवे पोर्ट पर आएंगे। सितवे पोर्ट पर भारत ने निवेश किया है, वहाँ पर बोट्स लैंड करेंगे, फिर कालादान रिवर के थ्रू वो ऊपर मिजोरम तक एंटर करेंगे ताकि कनेक्टिविटी बढ़ सके। तो कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट भारत ने डेवलप करने की कोशिश करी है काफ़ी सालों से म्यांमार में। इसके अलावा हमने सितवे पोर्ट जो यहाँ पर स्थित है इसके ऊपर काफ़ी निवेश किया है। लेकिन दिक्कत ये कि सितवे में निवेश करने के बावजूद, यहाँ ये इस कॉरिडोर को बनाने के बावजूद वो काम आगे नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एक सिविल वॉर सी छिड़ी हुई है कई ग्रुप्स के बीच में, और खासतौर पे जो रखाइन का इलाका है, रखाइन ये रेड में जो दिख रहा है रखाइन प्रोविंस, यहाँ पर एक ग्रुप बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसे कहते हैं अराकन आर्मी। अराकन आर्मी कहती है कि यहाँ पर हम अपना खुद का कब्जा जमाएंगे, क्योंकि अभी म्यांमार में मिलिट्री का कंट्रोल है, तो उनसे लड़ने को तैयार है, उनको हरा कर अपना कंट्रोल वहाँ बनाना चाहते हैं। अराकन आर्मी की लगातार यहाँ लड़ाई चलती रहती है, और इससे पहले यहाँ की मिलिट्री ने एक और वर्ग को यहाँ से निकाला था जिस ग्रुप का नाम था रोहिंग्याज। तो अगर मैं आपसे बेसिकली पूछूं इस रीजन में, तो म्यांमार में एक राज्य है रखाइन। रखाइन में ही भारत बहुत सारी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे भारत ने वहाँ पर सितवे पोर्ट में बहुत पैसे लगाए हैं, भारत वहाँ से अपने मिजोरम की कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है, इसलिए कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। कालादान उस रिवर का नाम है जिसके थ्रू हम कॉरिडोर डेवलप करेंगे। कलकत्ता से आप पहले आओगे, शिप के थ्रू आप सितवे पोर्ट पे पहुंचोगे, पोर्ट से आप फिर रोडवेज और रिवर वे के थ्रू मिजोरम एंटर करोगे। तो पर दिक्कत यह है कि रखाइन में अभी बहुत बड़ी सिविल वॉर चल रही है, जहां पर एक ग्रुप है अराकन आर्मी जो जंग लड़ रही है। अराकन आर्मी का लेना देना रोहिंग्याज के साथ नहीं, रोहिंग्याज अलग ग्रुप है। रोहिंग्याज वो बांग्लादेशी मुस्लिम है जो यहाँ पर रहा करते थे, काफ़ी समय से, सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनको यहाँ की सरकार ने भगाने की कोशिश की, कहा कि आप म्यांमार के व्यक्ति नहीं हो, आपको हम नागरिकता नहीं देंगे, तो उनको म्यांमार छोड़ के जाना पड़ा, उनके गाँव जलाए गए, कहा गया कि अब हमारे लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट है। तो कई सारे रोहिंग्याज यहाँ से निकले और रिफ्यूजी बनकर कई देशों में जाने की कोशिश करने लग गए। उनमें से कुछ इंडिया भी आए, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी है, क्योंकि इनके कुछ कनेक्शंस पाकिस्तानी बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप्स के साथ या टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी देखे गए हैं। इसीलिए रोहिंग्यास को लेकर एक सिक्योरिटी थ्रेट की बात की जाती है। तो जो रोहिंग्यास हैं वो असल में रखाइन में ही रहा करते थे, और रखाइन में ही हम कई सारे प्रोजेक्ट फंड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ विवाद काफ़ी ज़्यादा है रखाइन के आसपास। और अगर आपसे पूछा जाए रोहिंग्या किस रीजन में रहते थे, तो रखाइन के पास ही यहाँ रहा करते थे। अब यहाँ रखाइन से जब उनको निकाला गया ना, भगाया गया, तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड है कॉक्सेस बाजार, जहाँ पर बांग्लादेश में वो जगह है कॉक्सेस बाजार, इसको हमने डिटेल में पहले किया हुआ है, जहाँ पर इनका रेफ्यूजी कैंप बनाया गया। कहाँ पर? कॉक्सेस बाजार में। और अभी जब रखाइन स्टेट से निकाला गया रोहिंग्या लोगों को, उसके बाद जो वहाँ बाकी जो लोग ट्राइबल ग्रुप्स थे, उनमें से अराकन आर्मी एक स्ट्रॉन्ग मिलिटेंट ग्रुप बना, वो वहाँ की मिलिट्री से लड़ रही है और उसने पूरे इलाके पे लगभग कब्जा कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर कई सारे ऐसे फोर्सेस हैं, काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी हो गई, जो शान इलाका है, शान प्लेट्यू यहाँ पर भी एक मिलिटेंसी चल रही है। तो कई जगहों पर कई सारी मिलिटेंसी यहाँ पे चली जा रही है। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए म्यांमार के बारे में, एफएमआर क्या है, फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है, रखाइन कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है रोहिंग्यास कहाँ पर रहा करते थे, अराकन आर्मी कहाँ पर है। अराकन आर्मी का नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पर अराकन माउंटेन रेंज है, ठीक है, इसी के बेसिस पर उनका नाम अराकन आर्मी रखा गया है। अराकन आर्मी कहाँ लड़ाई कर रही है, जो निकाला गया रिफ्यूजीज को, उनको कहाँ रखा गया, उनको रखा गया किस आइलैंड पे, किस रिफ्यूजी कैंप में, कॉक्सेस बाजार में, जो बांग्लादेश में है। और रिसेंटली एक और मुद्दा लेकर न्यूज़ में था, बांग्लादेश का सेंट मार्टिन्स आइलैंड, जो यहाँ पास में ही है, जिसके ऊपर अमेरिका एक बेस बनाने की बात कर रहा था। तो अगर कन्फ्यूजन है तो मैं फिर एक बार चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जब आप बर्मा म्यांमार की बात करो, इधर का राज्य जो है इसका नाम है रखाइन, सॉरी ये जो राज्य है इसका नाम है, क्या नाम है इसका बताइए, रखाइन स्टेट में रोहिंग्याज रहा करते थे और बाकी कई सारे ग्रुप्स भी रहते थे। रोहिंग्याज को भगाया गया, रोहिंग्या गए कहाँ, अभी शिफ्ट हुए वो कॉक्सेस बाजार में। यहाँ पर इंस्टेबिलिटी आ गई, अराकन आर्मी खड़ी हुई, वहाँ की मिलिट्री से लड़ने लग गई और उन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया। भारत के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रखाइन में कौन कौन से हैं, रखाइन क्यों न्यूज़ में है, एफएमआर कहाँ होता है, ये आपको आइडिया लग गया होगा। इसको मैप पे लिखना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले टॉपिक पे आते हैं, मिशन आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। हम दाल को लेकर आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन बजट में ये भी बात थी कि भारत दाल को लेकर अभी तक विदेशों में निर्भर है। उनमें से दाल का प्रोडक्शन मेजरली जिन देशों में होता है वो कहाँ से होता है, भारत कई सारा पोर्शन अपने दाल का
मोज़ेम्बिक से, तंजानिया से, म्यांमार से, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है। खासतौर पे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में तो दाल सिर्फ इसलिए उगाई जाती है कि भारत को एक्सपोर्ट की जा सके। सिमिलरली मोज़ेम्बिक, तंजानिया के इलाके में उतनी दाल उनके देश में खुद की खपत नहीं है, वो सारा का सारा इंडिया को ही बेचने के लिए उपयोग करते हैं। तो ये रहा तंजानिया, ये रहा मोज़ेम्बिक, ये है मेडागास्कर। मैंने आपको पहले बताया था अफ्रीका याद करना, ये टुकड़ा याद रखो, मेडागास्कर इसका अपोजिट है मोज़ेम्बिक और ऊपर तंजानिया है। तो भारत इससे पहले मंसूर मटर रशिया से, कनाडा से, टर्की से इंपोर्ट करता रहा है। इसको लेकर काफ़ी मुद्दा बढ़ता रहा है। तो इंश्योर करें भारत की और दाल जो है वो खुद से हम प्रोड्यूस कर पाएँ। तो लोकेशंस याद रखिएगा बस। आगे कुर्द्स की बात करते हैं। हाल में इंडिया ने मेडिकल सप्लाई भेजा कुर्दिस्तान के इलाके में। कुर्द्स जो इराक में रहते हैं उनके लिए भारत ने एक मेडिकल सप्लाई भेजी। अब कुर्द कहाँ रहते हैं, कुर्दिस्तान की बात कहाँ से आती है, इसको लेकर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे बनाया हुआ है। आप कुर्दिस्तान लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुर्द लोग कौन है और क्यों सीरिया की वॉर पे इन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। उसमें हमने डिटेल में इस टॉपिक को कवर किया है, यहाँ मैं ब्रीफ में कवर करूँगा। देखिए, कुर्द वो लोग हैं जो असल में सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं, पर ट्राइबल ग्रुप हैं जो इस इलाके में रहते हैं। ये इलाका जो टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के बीच में बटा हुआ है, ठीक है। तो इराक के आसपास इस इलाके में जो कुर्द रहते हैं, यहाँ पर इंडिया ने मेडिकल सप्लाई भेजी। तो कुर्दिश लोग हालांकि जो इस पूरे इलाके में रहते हैं उनका खुद का अपना देश नहीं है। जब ओटोमन एम्पायर टूटी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, उसके बाद वादा किया गया था कि कुर्द लोगों को अपना एक देश मिलेगा, लेकिन इनको अपना देश नहीं मिला। तो कई देशों में बट गई है इनकी आबादी, कई देशों में रहते हैं ये, और ख़ासतौर पर इन इलाकों में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। आईसिस वगैरह यहाँ पर खड़े रहते हैं अक्सर। तो इसी चक्कर में कुर्दों को अपना देश नहीं मिला और कुर्द तुर्की में भी अपना देश, वो इस इलाके पे अपना देश बनाना चाहते हैं, इसलिए इनकी लड़ाई तुर्की में भी लगी रहती है, सीरिया में भी लड़ते रहते हैं, इराक में भी लड़ते रहते हैं, ईरान में भी लड़ते रहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कुर्दिस्तान का रीजन कहाँ है, तो वो रीजन स्पेनिंग अक्रॉस टर्की, सीरिया, इराक एंड ईरान इज द रीजन ऑफ कुर्दिस्तान, जहाँ पर ये कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं, अभी कोई देश नहीं है। तो कुर्दिश इनहेबिटेड टेरिटरी जो आसपास के रीजन में है उसी को कहा जाता है कि यहाँ पर कुर्दिस्तान की बात की जाती है। कुर्द चाहते हैं कि यहाँ पर उनका कंट्रोल रहे। खासतौर पे अभी जो इंडिया ने सप्लाई भेजा वो कहाँ भेजा, वो भेजा है इराक में। और इराक में जो इनकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट काफ़ी सालों से चल रही है। टर्की में तो इनके खिलाफ काफ़ी हिंसा होती है, इवन सीरिया में काफ़ी हिंसा होती है, हर जगह इनको प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो जब कुर्द्स के रीजन की बात करें तो कौन सा रीजन है वो, टर्की, अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया, ये वो रीजन है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक 18 मिनट का 15 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है कुर्दिस्तान के ऊपर, कुर्द्स के ऊपर। वीडियो में आप देख लेना चैनल में अगर आपको डिटेल में जानना है, क्योंकि अभी 4 प्लेसेस आपको इतना पता होना चाहिए किन रीजन्स में फैले हुए हैं। तो ये टर्की, सीरिया, इराक, ईरान और कुछ हिस्सा अर्मेनिया का भी है जहाँ पर इनकी स्प्रेड है। देखो ये कौन सा देश है, ये है अजरबैजान, ठीक है। लेकिन अक्सर लोग अर्मेनिया को इग्नोर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा पोर्शन है। मेजरली टर्की, सीरिया, इराक, ईरान का रीजन है जहाँ पर कुर्दिश लोग रहते हैं और ये काफ़ी समय से अपनी इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनकी कोई सुन नहीं रहा। तो यहाँ जो कुछ इलाके हैं जैसे अरबिल, किरुक, मौसूल, ये वो इलाके हैं जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और ये इंपॉर्टेंट शहर हैं। इनका नाम भी मैंने लिख लिया। इनके 4 गवर्नरेट हैं जहाँ पर ये अभी किसी तरह मैनेज करें अपनी चीज़ों को, तो वो याद रखिएगा, ठीक है। तो कौन से देशों में फैला हुआ, कुर्द कहाँ रहते हैं, ठीक, याद रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं आईसीसी के बारे में। क्रिकेट काउंसिल की बात नहीं कर रहा, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सैंक्शन लगाने वाले हैं उनके ऊपर, क्योंकि वो अमेरिका और उनके एलाइज के खिलाफ एक्शन लेते हैं। अब आईसीसी क्या है, आईसीसी एक परमानेंट कोर्ट है जो 1998 में बनाया गया था और ये हेग में इसका हेडक्वार्टर है। रोम स्टैच्यू के ऊपर बेस्ड है ये, जो कि जेनोसाइड, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, क्राइम्स अगेंस्ट एग्रेशन के खिलाफ एक्शन लेता है। इनके साथ दिक्कत ये ना, केवल ये गरीबों को पकड़ते हैं और केवल कमजोरों को टारगेट करते हैं। एक भी मेजर वर्ल्ड लीडर जो है उनको इन्होंने कभी टारगेट नहीं किया। और वो टारगेट क्यों नहीं किया, क्योंकि पहले तो 2002 के बाद के क्राइम्स का ध्यान रखते हैं। इसमें 124 मेंबर्स है, पर क्या इंडिया इसका मेंबर है, तो नहीं, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, ये हमें याद रखना है। आईसीसी उन्हीं क्राइम्स के लिए काम करता है जो कि 2002 के बाद हुए हैं, और जिस देश में इसके स्टैचू को माना गया केवल वहीं पर ये काम कर सकता है। अक्सर ये अफ्रीका के लीडर्स को ही हमेशा बोलता है कि भाई आप जिम्मेदार हैं, आप जिम्मेदार हैं, बाकी देशों के बारे में बात नहीं करता। आईसीसी के लिए लोकेशन तो कुछ है नहीं, आईसीसी कहाँ है, तो 124 देशों के आसपास कंट्रीज ने इसको साइन किया। इंडिया इज नॉट अ मेंबर, ये तो हमें बस इतना पता होना जरूरी है इस टॉपिक के लिए। अभी अगले पे आते हैं एक्सरसाइज इक्विवेलेंट। ये असल में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया मालदीव्स के साथ करता है। अब मालदीव्स कहाँ है, लक्षद्वीप के ठीक नीचे मालदीव्स आपको देखने को मिलेगी। और काउंटर इंटेलिजेंसीज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, इसके ऊपर काम करने की बात है। ये है मालदीव्स, ये माले इनकी राजधानी है, ठीक है। तो यहाँ पर मालदीव्स लोकेटेड है। मालदीव्स की लोकेशन तो आपको याद होनी आसान है। इनके साथ ही हमारा इक्विवेलेंट बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज होता है, जिसका मतलब होता है फ्रेंड्स इन दिवेही लैंग्वेज, जो दिवेही बोली जाती है कहाँ, मालदीव्स में, ठीक है। इसके अलावा दोस्ती, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स मिलकर भी करते हैं, ट्रायलट्रल एक एक्सरसाइज है।
फिर बात आई दोबारा तंजानिया की। तंजानिया को हमने पिछले हफ्ते भी देखा था, जहाँ हमने मारबर्ग वायरस के बारे में जाना था। तो हमने बताया था कौन कौन सी कंट्री को ये बॉर्डर करती है, कौन सी वाटर बॉडीज इनके साथ में है, क्या इनका कैपिटल है, कौन सी इनकी लार्जेस्ट सिटी है। इसलिए मैंने आपसे जब एमसीक्यू में पूछा मुझे बताइए कि कौन सी वाटर बॉडी इनके पास सबसे बड़ी है, तो आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर है तंजानिया। ये रहा तंजानिया। हमने इस मैपिंग को भी ध्यान दिया था यहाँ की कंट्रीज़ को बताने में। तो क्या आप मुझे अब बता सकते हैं कौन सी कंट्रीज़ हैं, कैसे मैप्ड हैं। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप जाइए, नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करिए। PW के एक आपको वेबसाइट पे ले जाएगा जो बिल्कुल फ्री एक्सेस है। आप वहाँ लॉगिन करिए और आप सारी की सारी PDF जितनी भी हमारे हैं, चाहे वो हमारे प्रीलिम बूस्टर हो गया, जो भी इनिशिएटिव है, सबकी PDF आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो जस्ट इसके नीचे एक लिंक होगा, वो क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ओनली आईज एंड हैव अ वेरी नाइस डे।